रिमार्केबल ईइंक टैबलेट्स के मामले में शायद सबसे पॉपुलर ब्रांड है। वो स्पेशली अपने रिमार्केबल 2 के लिए जाने जाते हैं, जिसका डिस्ट्रैक्शन फ्री नेचर, पेपर लाइक फील और फोकस यूजेज एक्सपीरियंस बाकी टैबलेट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। ये रिमार्केबल 2 2020 में लॉन्च हुआ था और ऑलमोस्ट 4 साल के बाद 2024 में ये पेपर प्रो लॉन्च हुआ है, जो रिमार्केबल 2 से कई मामलों में बेहतर है। इसमें 10.3 इंच की जगह 11.8 इंच की स्क्रीन है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन की जगह कलर ईइंक डिस्प्ले है। अब इसमें एक फ्रंट लाइट भी है, जिससे अंधेरे में भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसके पेन का टाइप भी चेंज हुआ है, और इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक चीज है कि ये पेपर प्रो रिमार्केबल 2 के सीक्वल जैसा नहीं है। जैसे रिमार्केबल 1 के बाद रिमार्केबल 2 लॉन्च हुआ था, वैसे ही रिमार्केबल 3 भी लॉन्च हो सकता है, जो एक्चुअली रिमार्केबल 2 का अपग्रेड होगा। ये पेपर प्रो बिल्कुल ही नए डिवाइस जैसा है और ये अपने आप में ही बहुत अच्छा है। इसकी बॉडी काफी अलग है। रिमार्केबल 2 से ये काफी बड़ा डिवाइस है और इसकी हल्की सी थिकनेस भी ज्यादा है और थोड़ा सा वेट भी ज्यादा है। इसके पीछे पूरा एल्यूमिनियम पैनल है, जिससे बहुत प्रीमियम लुक और फील मिलती है, और देखकर ऐसा भी लग सकता है जैसे इसे एप्पल ने डिजाइन किया हो। इसको नीचे स्टेबल रखने के लिए चारों तरफ काफी अच्छे रबर पैड्स दिए गए हैं, और पीछे ही नीचे तरफ इसमें पोगो पिन्स भी मिल जाते हैं, जिससे इसका कीबोर्ड अटैच होगा। साइड्स में ग्रिल डिजाइन है, जिससे बुक जैसी फीलिंग भी मिल सकती है। इसके टॉप में एक पावर बटन है और बॉटम में एक टाइप सी पोर्ट है। राइट साइड में पेन के लिए मैग्नेटिक अटैचमेंट के लिए भी जगह है, जिससे इसका पेन चार्ज होगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, और डिवाइस को लॉक करने के लिए सिर्फ इसमें पासकोड का ऑप्शन मिलता है और कोई ऑप्शन नहीं है। एक और चीज कि इसमें ओवरऑल बहुत ही वेल थॉट डिजाइन है, और सिर्फ इस टैबलेट का ही नहीं बल्कि इसकी सभी एसेसरीज का भी इनके साथ नए फोलियोज मिलते हैं। और पहले तो उनकी बिल्ड बहुत अच्छी है। जो लेदर और बेसिक फोलियोज हैं, उनके फ्लैप का डिजाइन बहुत अच्छा है, जिनको ओपन करने पर वो अपने कवर के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस टैबलेट को नीचे रखने पर वो अनइवन सरफेस जैसा नहीं लगेगा। प्लस ये पेन को भी काफी अच्छे से सिक्योर कर लेता है। हाँ, वो मैग्नेटिक कनेक्शन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस फ्लैप की हेल्प से उस पेन के गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और इनका कीबोर्ड फोलियो भी बहुत बढ़िया है। इनकी कीज का प्लेसमेंट और टाइपिंग फील सबसे अच्छे कीबोर्ड जैसा ही है। प्लस इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो स्पेसिफिकली इस डिवाइस के हिसाब से बनाए गए हैं, जैसे किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के स्टाइल और फॉर्मेटिंग को इजीली चेंज कर सकते हैं। और सभी फोलियोज के लिए इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। तो जैसे ही हम इसके कवर को ओपन करेंगे, ये टैबलेट चालू हो जाएगा, और कवर को बंद करने पर ये ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगा। हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत से डिवाइसेस में ये ऑलरेडी देखने को मिलता है, लेकिन इस डिवाइस में भी मिल रहा है, ये अच्छी चीज है। अब सामने ये व्हाइट से ज्यादा थोड़ा ग्रेज दिखता है, तो उसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉन्ट्रास्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, और ये शायद इस डिवाइस के लिए ठीक भी है, क्योंकि अगर एक न्यूज़पेपर में देखें तो उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट यूजुअली उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये स्क्रीन इन एस्पेक्ट्स में पेपर को काफी अच्छे से मिमिक कर लेता है। और जहां बहुत से ईइंक डिवाइसेस में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है, इसमें एक कलर ईइंक स्क्रीन है। अब ये नॉर्मल डिस्प्लेस जैसे एलसीडी या ओलेड जितने वाइब्रेंट तो नहीं होंगे, और ना ही उनकी तरह इसमें 15 या 20 मिलियन कलर्स मिलेंगे, बल्कि इसमें सिर्फ 20,000 कलर्स का सपोर्ट है, वो भी काफी होते हैं। और इसमें जो ईइंक स्क्रीन यूज हुई है वो है गैलरी 3, जिसमें यूजुअली 50,000 कलर्स का सपोर्ट मिलता है। पेपर प्रो में इन्हें थोड़ा लिमिट करके 20,000 तक लाया गया है, जिससे इनकी थोड़ी स्पीड बढ़ सके। ईइंक स्क्रीन्स काफी स्लो होते हैं, और उनमें कलर्स ऐड कर देंगे तो वो और स्लो हो जाते हैं। नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट कंटेंट बस देखें तो इसमें स्क्रोलिंग काफी स्मूथ है। ऑफ कोर्स नॉर्मल एलसीडी या ओलेड पैनल जितने नहीं, बस ज्यादातर ईइंक स्क्रीन के कंपैरिजन में बेहतर है। इसमें 11.8 इंच की स्क्रीन है, जिसमें 2160 by 1620 पिक्सेल्स का रेजोल्यूशन है। ये सबसे शार्प डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी है। ब्लैक एंड व्हाइट में पेज टर्न्स भी ठीक है, और पेन इनपुट बहुत नेचुरल लगता है, जैसे एक्चुअल पेपर पर ही लिख रहे हो। लेकिन जैसे इसमें कलर्स यूज करेंगे, इनकी स्पीड काफी स्लो हो सकती है, और कुछ कलर्स को रिफ्रेश होने में बहुत टाइम लग सकता है। ऑफ कोर्स सिर्फ 1 या 1.5 सेकंड लगे, लेकिन ये रिफ्रेश भी बहुत स्लो लग सकता है, स्पेशली अब जब लोगों को 90-120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन की आदत है। पर इसके कलर स्क्रीन के एक्सपीरियंस के पहले कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन में मैट फिनिशिंग है, जिससे राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत नेचुरल लगेगा, और लाइट रिफ्लेक्शन भी ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगा। तो आउटडोर कंडीशंस या फिर बहुत ब्राइट कंडीशंस पर भी इसे यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन सब की वजह से शायद ये सबसे अच्छा पेपर जैसे फील वाला डिवाइस है। प्लस इसमें एक फ्रंट लाइट भी है, जिससे लो लाइट कंडीशंस में भी इसे यूज कर सकते हैं, और ये काफी न्यूट्रल है, ना ज्यादा वार्म है और ना ज्यादा कूल। इसमें कलर टेम्परेचर को तो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्राइटनेस के लिए इसमें 5 लेवल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये फ्रंट लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, तो डार्क एनवायरनमेंट्स में इसे यूज करने के लिए इसे 4th या फिर 5th लेवल पर रखना पड़ सकता है। और जो एक्चुअल कलर स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इसमें काफी अच्छे से कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें गैलरी 3 डिस्प्ले है, जो दूसरे कलरिंग टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक्यूरेट जरूर है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो भी है। ये CMY मॉडल यूज करता है, तो सायन, मैजेंटा, येलो
और ब्लैक और व्हाइट के अलावा बाकी कलर्स को रिफ्रेश करने में इसको थोड़ा टाइम लग सकता है और ये स्क्रीन उनके लिए कई बार रिफ्रेश हो सकती है और ये चीज बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, खासकर ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते समय जिसमें बहुत सारे कलर्स हो, जैसे कुछ मैगजीन्स या फिर कॉमिक बुक्स। उनमें पेज टर्न करते समय ये स्क्रीन बहुत एग्रेसिवली रिफ्रेश हो सकती है, जिससे एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर हाँ, इस डिवाइस में जैसे कलर्स दिखते हैं वो बाकी एलसीडी या ओलेड डिवाइसेस में बहुत अलग दिखेंगे। नेवरदलेस इसका डिस्प्ले बहुत शानदार है, प्रोबेबली ई मार्केट में सबसे अच्छा भी है। कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में मैं पेन सेक्शन में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसकी बाकी फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। फिर परफॉर्मेंस वाइज, जिसकी वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर है और उसके साथ 2 GB की LPDDR4X रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है। ये अच्छे अपग्रेड्स हैं कंपेयर टू रिमार्केबल 2 और इस डिवाइस के लिए ये सब ठीक भी है। ये रिमार्केबल OS पर चलता है जो इनका कस्टम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते और इसमें कोई भी मल्टीमीडिया भी नहीं चला सकते हैं। और अगर इन सबको पॉजिटिव वे में देखें तो इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और इसमें अपग्रेडेड बैटरी भी है जो अब 5030 mAh की है कंपेयर टू 3000 mAh जो रिमार्केबल 2 में मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि ये अपग्रेड तो लग रहा है लेकिन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी एक्सपीरियंस रहेगा। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला तो इसका स्लाइटली अपग्रेडेड प्रोसेसर, दूसरा शायद इसकी कलर स्क्रीन हो सकती है क्योंकि कई जगहों पर बहुत सारे कलर्स एक साथ डिस्प्ले हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है। और तीसरा जो शायद बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है वो है इसकी फ्रंट लाइट। बिना फ्रंट लाइट के चलाएंगे तो इसका एक्सपीरियंस रिमार्केबल 2 जैसा ही रहेगा, लेकिन फ्रंट लाइट ऑन करने पर इसकी बैटरी बहुत तेजी से गिर सकती है। तो जहां बिना फ्रंट लाइट के ये डिवाइस 1.5 से 2 हफ्तों तक चल सकता है, वहीं फ्रंट लाइट ऑन करने पर ये शायद मैक्सिमम सिर्फ 2 दिन तक चल पाए। ये हार्डवेयर की बात होगी। अब थोड़ा सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। इन डिवाइसेस के लिए रिसेंटली रिमार्केबल मेथड्स लॉन्च हुआ है जिसमें बहुत सारे यूनिक टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो हमारे वर्क रिलेटेड या फिर डेली लाइफ रिलेटेड टास्क को आसान कर सकते हैं। ये सभी रिमार्केबल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, शायद रिमार्केबल 1 में नहीं है और इनको यूज करने के लिए इनकी वेबसाइट से इन्हें टैबलेट में इंपोर्ट करना होगा। और कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स भी हैं जो इनके नोट्स ऐप में मिलते हैं। इस नोट्स ऐप में बहुत सारे राइटिंग टूल्स हैं जिसमें कई पेन ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सभी ऑप्शंस नोट टेकिंग और ड्राइंग के लिए बहुत काम आते हैं। प्लस इसमें पेन्स के लिए कई कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और स्पेशली उन 2000 कलर्स को यूज करने के लिए इसमें एक नया शेडर टूल भी है। ये शेडर टूल इस डिवाइस के लिए तो एक नया टूल है, लेकिन ये इन जनरल बाकी डिवाइसेस या कई ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स में ऑलरेडी बहुत यूज होता है। ये टूल एक तरह से थोड़ी कम ओपेसिटी के साथ कलर्स को यूज करता है, जिससे उन कलर्स को स्टैक कर सकते हैं। इससे कलर्स को मिक्स कर सकते हैं और हर कलर में अलग अलग टोन्स भी ला सकते हैं। इन शॉर्ट, ये शेडिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। इनके साथ इसमें कई लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं जो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में एक शेप टूल भी है जिससे बेसिक शेप्स बना सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर एडिशन है जिससे पेन से सीधी लाइन खींचकर होल्ड करने पर वो लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। ये फीचर आईपैड्स और कुछ ड्राइंग ऐप्स में भी मिल जाता है और फिलहाल इसमें शायद सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन वाला फीचर है। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू बाकी शेप्स के लिए भी ऑप्शन आ जाए। प्लस इसमें OCR भी है जिसकी हेल्प से हैंड रिटन नोट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा पेज बनाता है। तो पहले पेज में हमारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और दूसरे पेज में वो कन्वर्टेड टेक्स्ट मिल जाएगा और कीबोर्ड की हेल्प से हम उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। नहीं, इसमें वो एक्सटर्नल कीबोर्ड खरीदना कंपलसरी नहीं है, इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मिल जाता है। और हाँ, फिलहाल इसके OCR में हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं है। और जो इनके नोट्स में एक पेज है उस पेज की लेंथ की शायद कोई लिमिट नहीं है, तो एक पेज में नीचे जाते जाते जितना लिखना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं और फिर उसी डॉक्यूमेंट में एक नया पेज बनाकर उसमें जितना लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। इन सब के साथ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो रिमार्केबल 2 में भी थे और पेपर प्रो में भी मिल जाते हैं। पहले तो जो नोट्स ऐप और जो डॉक्यूमेंट रीडर है वो दोनों में सेम है और इसमें कुछ क्लाउड सर्विसेज का भी सपोर्ट है जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। और इनसे हम उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो हमें अपने डिवाइस में यूज करना है। और जितने भी नोट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम क्लाउड से सिंक भी कर सकते हैं। इनका रिमार्केबल ऐप भी है जो मोबाइल और डेस्कटॉप पर चलता है और उसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनमें हर तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं चलते, इसमें सिर्फ PDF और EPUB फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और हमारे नोट्स को सिर्फ PDF, PNG और SVG में ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक ई-रीडर के लिए बहुत लिमिटिंग हो जाता है क्योंकि बहुत से फाइल फॉर्मेट का इसमें सपोर्ट ही नहीं है। और क्योंकि ये एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस है तो इसमें MS ऑफिस या गूगल के कुछ फाइल्स को एक्सेस करने का भी ऑप्शन होना चाहिए था। हाँ, इनमें वर्ड फाइल्स और पावर पॉइंट को लोड करके पेन से कुछ करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए किसी और डिवाइस में जाकर ही इसे मॉडिफाई कर पाएंगे। और इस डिवाइस के लिए शायद इन फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का सपोर्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत से लोग जो कॉर्पोरेट में या फिर बिजनेस में
वो इस डिवाइस को अपने काम के लिए यूज करना चाहेंगे। और इसी चीज के लिए इसमें स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन है, जैसे किसी भी लाइव कॉन्फ्रेंस में या फिर इन जनरल किसी भी स्क्रीन में इसकी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा यूज केस किसी मीटिंग में अपनी इनसाइट्स को शेयर करने के लिए हो सकता है। लेकिन इसी चीज से रिलेटेड जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उनका इस डिवाइस में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट जैसी फाइल्स इस डिवाइस में प्रॉपरली एडिट हो पाए तो ये बहुत लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। एंड आई होप कि इन सब का सपोर्ट आगे जाकर इस डिवाइस में देखने को मिले। और हाँ, इनके लिए एक क्रोम एक्सटेंशन भी है जिससे वेब पेजेस और वेब आर्टिकल्स को इस डिवाइस में इंपोर्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल डिवाइसेस में अपने नोट्स और डॉक्यूमेंट्स को सिंक करने के लिए इनके रिमार्केबल ऐप के साथ एक कनेक्ट सब्सक्रिप्शन भी है। उस सब्सक्रिप्शन की हेल्प से अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है, रिमार्केबल मेथड से टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारे नोट्स और डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सिंक हो सकते हैं और हम अपने सभी नोट्स को किसी भी डिवाइस में एडिट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ 3 साल का प्रोटेक्शन प्लान भी मिलता है। बट इन सभी फीचर्स को यूज करने के लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ 300 रुपये महीना है। लेकिन फिर भी ये है, और उस डिवाइस में जो ऑलरेडी बहुत महंगा है, ये एक प्रीमियम सेगमेंट का डिवाइस है और उसके ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन फी बहुत ज्यादा लगेगी। रिमार्केबल 2 के साथ भी यही था, वो 44,000 रुपीज का डिवाइस था और फॉर सम रीजन इंडिया में वो अभी भी उतना ही महंगा है। और अब ये रिमार्केबल प्रो, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस इस टैबलेट और इसके पेन के साथ 60,000 रुपीज की है, और फोलियो वाला बंडल लेना है तो वो 73,000 रुपीज का मिलेगा। और उसके ऊपर से एक सब्सक्रिप्शन फी पे करना, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और उस सब्सक्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे नोट्स को ऑटोमेटिकली सिंक करना या फिर उन नोट्स को किसी भी डिवाइस में एडिट कर पाना। इन सब फीचर्स के लिए अगर सब्सक्रिप्शन फी नहीं होती तो इस डिवाइस को रेकमेंड करना और आसान हो जाता। बाय द वे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो वो आप कर सकते हैं। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसका पेन, जो इस पेपर प्रो में पूरी तरह से चेंज हो गया है। रिमार्केबल 2 में एक EMR पेन था जिसका ओवरऑल यूजेज बहुत अच्छा था। वो पेन बहुत एक्यूरेट था, उसमें विजिबली कोई लैग नहीं दिखता था और उसकी लेटेंसी भी काफी कम थी। रिमार्केबल पेपर प्रो में EMR की जगह USI स्टाइलस यूज हुआ है और इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हैं। पहला कि इसमें गैलरी 3 स्क्रीन है, जिसमें जहां तक USI स्टाइलस ज्यादा अच्छे से काम करता है। इसमें एक फ्रंट लाइट भी है, तो उसकी वजह से पेन और स्क्रीन के बीच में जो गैप बनता है वो USI स्टाइलस की हेल्प से कम हो सकता है। और USI स्टाइलस कंपैरेटिवली फास्ट भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी, क्योंकि EMR पेन्स मेनली लाइसेंस की वजह से काफी महंगे पड़ते हैं। ये कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ये USI स्टाइलस एकदम बेकार है। ये नोट टेकिंग के लिए, रफ स्केचेस के लिए और डॉक्यूमेंट्स में एनोटेशंस के लिए काफी अच्छा है। ये रिमार्केबल 2 के EMR के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट भी है और पेन और स्क्रीन के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा कम भी हुआ है। बट जो मेन प्रॉब्लम USI स्टाइलस की है, जो इस डिवाइस में भी है, कि ये उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। हाँ, नॉर्मल नोट टेकिंग में ये उतना नोटिसेबल नहीं होगा, लेकिन स्पेशली ड्राइंग करते समय इसे नोटिस किया जा सकता है। USI स्टाइलस से स्ट्रेट लाइन बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत वॉबल मिल जाता है और इसकी वजह से ड्राइंग एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो सकता है। इन जनरल 95% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसे ड्राइंग के लिए यूज करना चाहता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये डिवाइस कोई प्रॉपर फिनिश्ड आर्ट वर्क बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले तो इसके कलर्स उतने एक्यूरेट नहीं है और फिर है इसका पेन, वो भी उतना एक्यूरेट नहीं है। तो डे टू डे यूजेज में मोस्टली लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये इतना महंगा डिवाइस है जिसमें एक EMR पेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या फिर एटलीस्ट उसकी एक्यूरेसी एक्सपेक्ट की जा सकती है। और ये USI स्टाइलस सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें बाकी USI स्टाइलस भी चलने चाहिए, बट फॉर सम रीजन सिर्फ उनका मार्कर और मार्कर प्लस ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, बाकी स्टाइलस उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इस पेन को लेकर और ओवरऑल इस डिवाइस को लेकर काफी मिक्स्ड थॉट्स है। ये बहुत अच्छा डिवाइस है, लेकिन ये बहुत महंगा भी है और इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। सिर्फ इंक में देखें तो सुपर नोट के कुछ टैबलेट्स इसके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं, और सिमिलरली कोबू लिब्रा के भी टैबलेट्स हैं जो इंडिया में भी मिल जाते हैं। उनमें ब्लैक एंड व्हाइट और कलर मॉडल्स भी हैं और पेन का भी सपोर्ट मिल जाता है, और वो बहुत कम प्राइस में भी आते हैं। और अमेजोन में भी बुक्सॉनिक्स के कुछ मॉडल्स दिख जाते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे हो सकते हैं क्योंकि अभी ऑफिशियल इंडिया में नहीं आए हैं। और उनके अलावा हुइयन का कैनवास इंक भी है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और उसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर टैबलेट एक्सपीरियंस चाहिए तो इस प्राइस में तो सैमसंग के और एप्पल के कुछ लेटेस्ट मॉडल्स भी दिख जाते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रैक्शन फ्री नेचर या फिर पेपर लाइक फील नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐप्स का सपोर्ट मिल जाएगा और एक अच्छा पेन भी मिल जाएगा। ये टैबलेट एक्चुअली बहुत लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका मेन काम ही राइटिंग का है या फिर डॉक्यूमेंट करेक्शन का है, तो ये आपके वर्कफ्लो में बहुत आसानी से आ सकता है और ये बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। और अगर आप सच में अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फोन या फिर पीसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और डेली उनसे थोड़ा ब्रेक चाहते हैं और फ्री माइंड से नए आइडियाज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर इन जनरल ड्राइंग या स्केचिंग करना चाहते हैं, प्लस अगर आप इतने एक्सपेंसिव डिवाइस को अफोर्ड कर सकते हैं,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा डिवाइस हो सकता है। और हाँ, इसका पेपर लाइक फील भी इसको लेने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। पर्सनली ये मेरे डे टू डे लाइफ में उतने अच्छे से नहीं बैठ रहा है। अगर मैं सिर्फ वीडियोस की बात करूँ तो हाँ, ये मेरे स्क्रिप्टिंग के बहुत काम आ सकता है, लेकिन उसमें साथ साथ मुझे बहुत सारा रिसर्च भी करना होता है और वो मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि जितने भी सोर्सेज हैं उनको मैं पहले से इस डिवाइस में लोड कर लूँ और फिर उसके बाद अलग से बैठकर उस पर काम करूँ। लेकिन फिर इस डिवाइस में मल्टी विंडो का सपोर्ट नहीं है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो आप इस डिवाइस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो ज़्यादातर कमेंट्स कैसे होने वाले हैं वो मैं अपने रिमार्केबल 2 वाली वीडियो में देख चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपका ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।